लोग रिवीजन करेंगे फर्स्ट टॉपिक का। दो तीन बच्चों ने फोन किया था और कुछ वर्ड्स का मीनिंग जानना चाहा था। मुझे लगा कि जो फर्स्ट टॉपिक का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बुल का कुछ वर्ड्स लगता है कि बच्चों को कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। मैंने स्पष्ट भी किया था और बच्चों को बताया था कि अगले दिन हम फर्स्ट टॉपिक में खास करके प्रियम्बुल को स्पष्ट करना चाहूँगा ताकि कहीं भी कोई कंफ्यूजन न रहे। वास्तव में संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, जिसके आधार पर संपूर्ण देश शासित होता है और हर नागरिक को उन कानूनों को, नियमों को फॉलो करना होता है। आपको ज्ञात होगा, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज a highest or the biggest written constitution all over the world. Written constitution. अब कल्पना कर सकते हैं कि इतना बड़ा यह संविधान है, ये क्या है, इसको जानना बारीकी से बहुत व्यापक विषय हो जाता है और नहीं लोगों के पास उतना समय होता है। एक बहुत बड़ा ग्रंथ के रूप में, इसीलिए संविधान के निचोड़ को लोग आसानी से जान लेते हैं और उसके तदनुरूप विभिन्न गतिविधियां क्रियान्वित होती हैं। तो जिस प्रकार से चेहरे को देखने के लिए व्यक्ति दर्पण के पास जाते हैं या दर्पण को अपने सामने में रखते हैं, तो उनका चेहरा दर्पण से पता चल जाता है कि किस प्रकार का है, किस रूप में है। ठीक उसी प्रकार से संविधान को जानने के लिए बिल्कुल क्षण भर में, पल भर में हम मानो उसकी प्रियम्बुल को यदि जान जाते हैं तो उसके साथ उसके निचोड़, उसकी आत्मा को हम समझ लेते हैं, उसके भाव को समझ लेते हैं, उसके आदर्श को समझ लेते हैं। तो प्रियम्बुल को हम लोग हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं। यानी यह एक प्रकार का मिरर होता है संविधान का, जिसको हम बहुत कम समय में जान पाते हैं कि संविधान का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, ये क्या चीज है। इसीलिए संविधान का सार भी इसे कहा जाता है, प्रस्तावना कहा जाता है, उसका मूल कहा जाता है, उसकी आत्मा कहा जाता है। तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को
हम लोगों को जानना चाहिए। एक वर्ड है सॉवरेनिटी। क्योंकि कुछ बच्चों ने जो प्रश्न किया था, ऐसे ही कुछ वर्ड्स को सामने में रखा था। तो सॉवरेनिटी से तात्पर्य है संपूर्ण प्रभुता से, यानी अपना जो देश है वो प्रभुता से संपन्न है, किसी दूसरे देश का के अधीन नहीं है, या दूसरा कोई देश हमारे ऊपर हमारा मालिक नहीं है। हम अपना मालिक स्वयं अपने आप का है। हमारा देश प्रभुत्व संपन्न देश है, सामर्थ्यवान देश है, शक्तिशाली देश है, किसी दूसरे देश के अधीन हम नहीं हैं। क्लियर है? सॉवरेन। दूसरा वर्ड है जो आप लोग 9th में जाएंगे तो उसमें भी डिटेल्स में पढ़ेंगे, फेडरलिज्म, फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ की ऐसी शासन व्यवस्था है जहां पर इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संघवाद। अर्थात संघीय शासन व्यवस्था, जहां पर दो स्तरीय या उससे अधिक, या यूं कहें कि एक से अधिक स्तर पर की सरकार सिस्टम में होती है। अपने यहां भी है, जैसे एक केंद्र की सरकार है जिसे हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, और विभिन्न राज्यों का संघ है। उस सभी संघों के ऊपर संपूर्ण देश के ऊपर शासन व्यवस्था रहती है, इसलिए इसे संघीय शासन, संघीय सरकार भी कहते हैं। एक राज्य की सरकार है और आजकल बहुत प्रभावी है। 1975 में आया प्रभाव में राजस्थान में सर्वप्रथम, और तत्पश्चात संपूर्ण देश में 1990 के दशक से प्रभावी हो गया विधिवत रूप से। तो वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में, यानी एक से अधिक स्तर पर की सरकार जहां पर कार्य करती है उसको हम संघीय सरकार कहते हैं, फेडरलिज्म के नाम से जानते हैं। एक वर्ड है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। अपने यहाँ की सरकारी तंत्र या सरकार का जो स्वरूप है किस प्रकार का है, तो संसदीय शासन प्रणाली जो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, यानी संसद के 2 सदन हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। तो संसदीय शासन प्रणाली के माध्यम से सरकार कार्य करती है। तो यहाँ की यह विशेषता है। अब सरकार को आपने पढ़ा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पढ़ा है डिटेल्स में, तो बहुत क्लियर करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो संविधान की आत्मा में वो स्पष्ट है, वर्णित है। सेपरेशन ऑफ पावर जो हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। एक जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने देखा था, उसके बाद यदि सरकार के जो विभिन्न रूप है, अंग हैं, पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशियल। तो ये सेपरेशन पावर का जो है स्पष्ट किया हुआ है, यानी सरकारी शासन व्यवस्था में सभी अंग के, सरकार के सभी अंग को निर्धारित कर दिया गया है, उनका अधिकार क्षेत्र, उनके जुरिडिक्शन आदि को क्लियर कर दिया गया है। तो इस तरह से
इसे हम लोग जानते हैं सेपरेशन ऑफ पावर के रूप में। एक वर्ड आया है सेक्युलरिज्म, सेक्युलर स्टेट, जो सेक्युलरिज्म, वैसा राष्ट्र जो किसी धर्म विशेष को अधिक प्राथमिकता नहीं देता है। और यही कारण है कि भारत में सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है, सभी पंथों को समान रूप से देखा जाता है। 1976 में इसे ऐड किया गया था। आप जानते हैं, आपको पता है कि भारतवर्ष के संविधान में समय समय पर संशोधन होते रहता है। ऐसा इसलिए कि देश काल और परिस्थिति के अनुसार से व्यक्ति आम जन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उसके हित और कल्याण को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय एकता अखंडता को देखते हुए समय समय पर संविधान में विभिन्न प्रकार का संशोधन करना होता है। तो उसमें सेक्युलर स्टेट को भी जोड़ा गया था 76 में। फिर है अपने यहाँ क्या है कि ये इक्वलिटी, सबों के साथ समानता का व्यवहार रखना। यह नहीं है कि कोई बहुत बड़े हैं, कोई बहुत गरीब है तो उसमें भेदभाव करना, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, पेशा के आधार पर, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यानी सभी को समान अवसर दिया जाता है, समानता का भाव रखा जाता है। इसीलिए इसमें इक्वलिटी शब्द का प्रयोग हुआ है। फ्रेटर्निटी, आपस में हम सभी भाई हैं, इस प्रकार का आदर्श अपने देश के संविधान में है, अपने देश के संविधान के मूल में है, उसकी आत्मा में है। यानी हम सभी आपस में भाई हैं। भ्राता भ्रातर्मन्युतु पिता पुत्रन युज्यताम अस्मै मानस मानान्तु सर्वे भारतवासिनः। संग भोजनं संग कथनं संग प्रतिष्ठा परस्परम सर्वेषां सहकारित्वं नोभ्यत कथंचन। भ्राता भ्रातर्मन्युतु, यानी आपस में भाई भाई के बीच में सामंजस्य पूर्ण व्यवहार को परिलक्षित करता है संविधान। आपसी भाईचारे का भाव कूट कूट के भरा होता है। इसलिए इसमें फ्रेटर्निटी शब्द का प्रयोग हुआ, बंधुता का भाव, बंधु बांधव सभी। फिर जस्टिस, सबके लिए एक समान न्याय का विधान, सबों के लिए एक समान न्याय का विधान। तो इस प्रकार से समानता का भाव, बंधुता का भाव, धर्मनिरपेक्षता की स्थिति, इसे आप पंथ निरपेक्ष यदि कहें तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि धर्म एक बहुत व्यापक शब्द है। इसका दायरा अनंत है, असीम है, इसलिए हम लोग पंथ कह सकते हैं। जिस किसी व्यक्ति के द्वारा कोई पंथ को प्रतिष्ठापित किया गया, उसके हम लोग अनुयायी हो गए। तो इस प्रकार की विशेषता अपने यहाँ है। और इसमें किसी पंथ विशेष को ज्यादा महत्व न दे करके सबों को समान महत्व दिया जाना, ये हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है। फिर है अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता। सबों को समान अवसर मिलेगा विभिन्न कार्यों, विभिन्न क्षेत्रों में, इस प्रकार की विशेषता भारतीय संविधान की है। इसकी आत्मा में यह वर्णित है। तो लक्ष्य ऑलरेडी क्लियर है कि भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से
देश की जनता के हित, देश की जनता के कल्याण, देश के विकास, देश की प्रगति संपूर्ण रूप से हो, इसके लिए विधान बनाए गए हैं। उन्हीं विधानों का जो संग्रह है, कलेक्शन है, इसे ही हम संविधान के रूप में जानते हैं। इसीलिए संविधान में जो नियम बनाए जाते हैं, संशोधित किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं, उसका एकमात्र लक्ष्य होता है देश की जनता के लिए हित करना, कल्याण करना, देश का विकास करना है। तो ये राष्ट्र को शांति और सुरक्षा प्रदान करना, इन सारे नियमों का संकलन ही संविधान है। और संविधान को जानने के लिए, क्योंकि संविधान तो सैकड़ों पेज का एक बड़ा ग्रंथ बना हुआ है, उसको डिटेल्स में जानने के लिए व्यक्ति के पास, सामान्य व्यक्ति के पास न तो उतना समय होता है, न जब हम समझ पाते हैं। इसलिए उसके निचोड़ को, उसके निष्कर्ष को, उसकी आत्मा को जानने के लिए आराम से हम केवल एक वाक्य का प्रस्तावना को यदि हम ध्यान में रखें, याद रखें, तो संविधान का सार, संविधान का निचोड़ हमारे सामने में उपस्थित हो जाएगा। तो इस तरह से इसके कुछ जो वर्ड्स हैं उसको हमने स्पष्ट किया। आज की कक्षा में इतना ही। अगले दिन जो फिर हमारी घंटी होगी तो हम फिर आगे बढ़ेंगे, लेसन नंबर 7 में जाएंगे। तो आज आप फिर से एक बार देख लेंगे। और प्रस्तावना में हर प्रत्येक बच्चे को मैं यही सलाह देता हूँ कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसको आप कंठाग्र करें। यह न केवल अष्टम कक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि नवम दसम ही नहीं, अपितु संपूर्ण जीवन में यह उपयोगी है। इसीलिए इसको हमेशा याद रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।